नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, ठंड के दिनों में हमारी फसलों में बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि फसल का पीला पड़ना, फसल में आप देखना स्टेम क्रैकिंग होता है, फ्रूट क्रैकिंग होता है, आपके फलों में एक दरार आ जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपकी फसल अच्छे से बढ़ नहीं पाती है, फलों का जो साइज है वो रुक जाता है। ऐसी ढेर सारी समस्याएं आपको ठंड के दिनों में आती है और इन ढेर सारी समस्याओं का जो सोल्यूशन है वो आज के एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस बात के लिए व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलना। और चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, सोल्यूशन भी उतने ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले वाला हम समझते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन सी समस्याओं की जानकारी दी जाने वाली है, जिसके आपका जो बहुमूल्य जो टाइम है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले वाली बात, हम यहाँ पे ठंड के दिनों में देखो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, फसल अच्छे से बढ़ नहीं पाती है, तो प्लांट ग्रोथ के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्लावरिंग में बहुत सारा समय जाता है, ठीक है, और जिस तरीके से फ्लावरिंग के लिए ज्यादा समय लगता है ठंड के दिनों में, उसी तरीके से फ्रूट साइज डेवलपमेंट में भी बहुत सारा समय लग जाता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है ये भी सीखेंगे। साथ ही साथ फलों में जो क्रैकिंग जाती है या स्टेम में जो क्रैकिंग आता है, तने के अंदर जो दरार जाती है, उसके ऊपर भी कैसे ट्रीटमेंट करना है ये भी सीखेंगे। और ठंड के अंदर बहुत सारा क्या होता है, पत्तियों का डैमेज होता है, कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती है, कुछ इस तरीके से सिम्टम टमाटर जैसी फसल में या और फसलों में भी दिखते हैं। कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर डाउन हो तो इस तरीके की भी आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो चले आज का सबसे पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले लेते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड फ्रूट डेवलपमेंट ठंड के दिनों में कैसे करें। मतलब भाई फसल की वृद्धि और फलों का आकार हम ठंड के दिनों में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल वाली बात है सिंपल वाली बात है कि प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही है, अगर ये कारण हमें पता चल गया तो हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सीधी बात ये है कि भाई ठंड के दिनों में ठंड होती है इसलिए ग्रोथ नहीं होती, इतना तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो हमें एक बात पता चल गई कि भाई जो टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर के डाउन होने से ही हमारी फसल में क्या हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। एक सबसे पहला वाला कारण है। दूसरा वाला कारण क्या है भाई, दिन है, जो सूरज की रोशनी है जो हमारी फसलों के ऊपर पड़ रही है वो बहुत ही धीमे गति से पड़ रही है। यानी कि धीमे गति से कहेंगे तो भाई देखो, अब ठंड के दिनों में ऊपर से आसमान भी है, दिन भर आसमान में बादल रहते हैं, ऊपर से जो रोशनी आ रही है वो फिल्टर होके आ रही है। बहुत सारी जगह पे ठंड के दिनों में आसमान में बादल है, आपके एरिया में है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। ये भी एक चीज है। और ऊपर से दिन हो गया है छोटा, तो ये जो सूरज की रोशनी कम पड़ रही है तो वो भी इम्पेक्ट डाल रही है इन सभी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों चीजों के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारी फसल में जो सब पौधे की जो विकास है या फिर हमारे फलों की जो अलग अलग फसल है, कोई भी फसल लो, ठंड में यही समस्या आती है। तो उन सभी फसलों के अंदर हम विकास कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो टेम्परेचर को डाउन किया गया है ठंड के दिनों में, तो इसको अप कराना होगा, बढ़ाना होगा। तो इसको बढ़ाएंगे कैसे, तो सिंपल वाली बात है, टेम्परेचर तापमान को ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फर का। ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे स्लो रिलीज वाला सल्फर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बेंजल वगैरह। तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि भाई ठंड आज है और जो रिलीज होता रहेगा सिस्टम वो धीरे धीरे होगा और कुछ दिनों बाद होगा। तो हमें थोड़ा फास्ट में काम करने वाला सल्फर चाहिए। तो फास्ट में काम करने वाला सल्फर कौन सा है, तो जो मार्केट में आप WP, WDG, ठीक है, ये जो सल्फर लाते हो, वो सभी सल्फर आपके पानी में तुरंत घुलनशील हो जाते हैं और तुरंत वो सप्लाई भी हो जाते हैं फसल को। तो ऐसे सल्फर का आप बीच बीच में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। साथ ही साथ अगर आप सल्फेट फॉर्मुलेशन का भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी एक एडिशनल सल्फर जाता रहेगा और न्यूट्रिएंट भी जाता रहेगा। तो अलग से सल्फर देने का टेंशन, मगजमारी आपके दिमाग में नहीं रहेगी। तो ठंड के दिनों में सल्फेट फॉर्मुलेशन और भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्लो रिलीज काम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट आप देना चाहते हो, जैसे कि फेरस आपको 10 दिनों बाद लगने वाला है, तो वो आप 10 दिन पहले ही अगर उसका सप्लाई कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो टेम्परेचर के लिए सिर्फ सल्फर ही है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर के लिए और एक चीज आ जाती है, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो जमीन के माध्यम से।
ठीक है। गुड़ में भी क्या रहती है, उष्णता रहती है, तो उसी उष्णता के सहारे तापमान बढ़कर आपकी फसल में आपको मदद हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सा भाई, मुर्गी की खाद। ठीक है, मुर्गी की खाद जो होती है उसमें भी बहुत सारी क्या रहती है, उष्णता रहती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीजें होती है, जैसे कि कारखाने की मड़ी हो गई, जो गन्ने से बनी जाती है। तो उस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप किसी भी एक ऑप्शन का या फिर मल्टीपल ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके अपनी फसल को ठंड में बचाने के लिए इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक चीज का अगर गलती से ज्यादा इस्तेमाल किया तो नुकसान होता है, लेकिन कब, अगर इस साल ठंड नहीं रहता और आपने ज्यादा गर्मी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट देते तो फसल तनाव में आ जाती, लेकिन इस साल तुलना में ठंड है ज्यादा, तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी क्वांटिटी में इस्तेमाल किए ये जो गर्मी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। आपको वो रेशियो समझ में आना चाहिए कि भाई 1 किलो गुड़ दिया तो फसल कितने तंदुरुस्त दिख रही इतने तापमान में। तो अभी इससे मतलब भाई 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उदाहरण के लिए आपने 1 1.5 किलो गुड़ दे दिया तो उससे आपको फसल तंदुरुस्त दिख रही है, और जैसे ही 4 पे आएगा तो 3 किलो देना पड़ेगा। इस तरीके से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये साइजर है, इस साइजर की वजह से क्या किया जाता है, इन फलों का जो शेप है, सॉरी शेप ही है, साइज मेजर किया जाता है कि अब अपना साइज कितना हुआ है। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर ठंड के दिनों में क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है। अगर आप फ्रूट डेवलपमेंट के लिए कुछ फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए अगर कुछ करना चाहते हो और साथ ही साथ सनलाइट का भी प्रॉब्लम है, तो आपको सीवीड का इस्तेमाल करना चाहिए। सीवीड कौन कौन से ले सकते हो, मैंने सीवीड के ऊपर एक खास वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा। कौन से रंग का सीवीड लेना है, क्यों लेना है, ठीक है, और कौन सी जगह का लेना है, तो वहां पे एकदम डिटेल में एस्कोफाइलम नोडोजम में यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ। तो उस वाले सीवीड का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप उस सीवीड का इस्तेमाल करके सनलाइट का भी एक अल्टरनेटिव के तौर पर, मतलब एक जुगाड़ लगा सकते हो, अल्टरनेटिव में कह सकते हैं, एक जुगाड़ हो सकता है। और साथ ही साथ उससे आपका फ्रूट साइज डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है भाई, आपका प्लांट जो है वो ठंड की वजह से पीला पड़ चुका है। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या हो रहा है मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ठंड के दिनों में बहुत सारी समस्या आती है और इन सभी समस्याओं को ज्यादा एक्सप्लेन करते जाएंगे तो बहुत सारा वक्त यहाँ पे लग जाएगा और आपको यहाँ पे क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो सिंपल वाली चीज है, क्या होता है कि जब भी आपके खेत में ठंड की वजह से पीलापन आएगा तो वो सिर्फ आपको किनारों में ही नजर आएगा ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ आपको ठंड का डैमेज नहीं दिखाई देगा, ठंड का डैमेज तुलना में, अंदर की तुलना में आपको बाहर की तरफ सबसे ज्यादा नजर आएगा जो डैमेज हो चुका है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आपके खेत के अगल बगल में कोई नदी तालाब या फिर कुछ बड़ा वाला इस पे पानी का सोर्स है जहां से ठंडी हवा आपके खेत में आती रहती है। ठीक है, तो ये ठंडी हवा आपके खेत में आती रहती है, तो जिस साइड से ठंडी हवा आती है उस साइड को क्या हो जाता है, ये डैमेज पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डैमेज आपको एक लाइन में, सीधी लाइन में दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंडी हवा एकदम से हमारे खेत में जब घुसती है तब वो पहले जो बॉर्डर पे जितने भी पौधे रहते हैं, चाहे आपकी कोई भी फसल हो, उसी को डैमेज करती है। और अंदर की तरफ थोड़ा डैमेज लेवल कम इसलिए हो जाता है क्योंकि अंदर की तरफ जो माइक्रो क्लाइमेट है उसमें थोड़ा सा हीट रहता है, मतलब उष्णता रहता है, जो फसल को सस्टेन कराने के लिए एक काफी होती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करें, सबसे पहली वाली बात, अगर आपको ये समझना है कि आपकी फसल में पत्तियां पीली पड़ी है, अगर वो ठंड की वजह से पड़ी होगी तो पहचानना कैसा है, इसलिए मैंने ये सब चीजें बताया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सिंपल है बॉस। इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई अगर ठंड के दिनों में अगर आप अपने बॉर्डर पे, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए टमाटर का खेत है, तो बॉर्डर पे जिस बाजू से हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, उस बाजू से अगर कोई मक्का या फिर कोई साड़ी या फिर कोई शेड नेट या फिर कोई भी कपड़ा अगर आप लगा देते हो कुछ हाइट के लिए, तो उससे क्या होगा, जो हवाएं आ रही है ठंडी उससे रुक जाएगी और जो डैमेज है ठंडी हवाओं का वो हमारी फसल के अंदर नहीं पड़ेगा। ये सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि जब भी देखो यार, जैसे हीट वेव्स आती है, उष्णता की लाट आती है, ठीक है, वैसी ठंडी मतलब कोल्ड वेव्स भी आती है, ठंडी हवाओं की लाट भी आती है।
तो जब आती है तब क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, कई बार तो कुछ एरिया में होता ही होता है। ठीक है, तो जब आपको लगे कि यार ऐसा बहुत कम टेम्परेचर होने वाला है ये 2-2 3 3 दिनों के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक आपको ऐसा बर्तन लेना है बड़ा वाला, ठीक है, जो चौड़ा हो। उसमें क्या करना है, आपको कोयला जला लेना है। कोयला समझ रहे हो ना, जिससे आग बनती है। तो ये जो कोयला है, ये कोयला बनाने के बाद सिंपल वाला चीज है, आपको इसको खेतों के अगल बगल में घुमाना है, जहां से ठंडी हवाएं आपकी फसल में एंटर होती है। ठीक है, इसको घुमाने के बाद बात क्या होगा पता है, कि इससे ये होगा कि इससे आपकी फसल को दो फायदे होंगे। इस धुएं की वजह से जो भी आपके फसल को ये धुआं जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा, आपके फसल के अंदर जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको इंक्रीज करेगा, तो डैमेज से बचाएगा। दूसरा फायदा क्या होता है, इसका दूसरा फायदा भी है, ये एक करने की वजह से क्या होता है भाई, धुएं में क्या होता है आपको पता होगा, धुएं में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी फसल को मिलेगा, तो हमारी फसल की उपज बढ़ाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से फसल कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो दिल से लाइक भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे फ्रूट क्रैकिंग और स्टेम क्रैकिंग की। अब यहाँ पे एक चीज भी बता देना चाहता हूँ कि भाई जो भी होती है, जैसे आपकी घर की दीवार होती है, उसमें एक दरार आ जाती है जिससे दो पार्ट बन जाते हैं, तो इसी तरीके से फलों के अंदर या स्टेम के अंदर भी होता है। तो फलों के अंदर जो क्रैकिंग आ रही है, आप देख सकते हो इधर एक बहुत बड़ा क्रैक आया हुआ है, इस तरबूज की फसल में भी, फलों के अंदर भी क्रैक आया हुआ है, यहाँ पे इस सिट्रस की फसल में भी, और यहाँ पे आम देखो, और यहाँ पे आपका पोमो देख लो, अनार। ठीक है, ये भी क्रैकिंग आया हुआ है, और इधर भी आप देख पाओगे तो इधर स्टेम के अंदर क्रैकिंग आया हुआ है। तो ये जो क्रैकिंग आता है, ये क्रैकिंग क्यों आता है, तो सिंपल वाली चीज है, ठंड के दिनों में क्या होता है कि आपकी पत्तियां कड़क बन जाती है। कड़क समझ रहे हो, जैसे कि कागज की तरह हो जाती है, उसको अगर एक साथ मोड़े तो वो वहां पे एक ऐसे लकीरें बन जाती है। ठीक है, तो अगर पत्तियां अगर कड़क बन गई है, तो जाहिर बात है आपके फल भी कड़क बन चुके होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ज्यादा जानकारी होती है, तो वो फलों को दबा कर देखते हैं ठंड में कि ये ज्यादा कड़क, इसमें कड़कपन नहीं आया हुआ है। अब कड़कपन का क्रैकिंग से क्या लेना देना है, तो सिंपल वाली बात है, अगर आपकी फल में या फसल में कड़कपन हो, तो क्रैकिंग होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। जी हाँ, अगर आपकी फसल में या फलों में या पत्तियों में या स्टेम में अगर नरमपन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो रबड़ की तरह, तो वो उसमें क्रैकिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको डर सताई दे कि भाई मेरा फ्रूट क्रैकिंग या स्टेम क्रैकिंग हो सकता है, तो सिंपल वाली आपको एक ही बात करना है, आपको जमीन के माध्यम से चिलेटेड कैल्शियम 1 किलो, किसी भी कंपनी का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और साथ में हो सके तो सिलिकॉन पाउडर 5 किलो, 50% से ऊपर होना चाहिए। प्लस साथ में अगर क्रैकिंग का ही इश्यू आने वाला होगा, अगर ऐसा डर है आपके मन के अंदर, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो 2 से 3 लीटर दूध, गाय का दूध ले सकते हो। ये सभी एंटी स्ट्रेस और कैल्शियम सब मिलकर आपकी फसल को प्रिवेंटिव में स्टेम क्रैकिंग और फ्रूट क्रैकिंग से बचाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और आज की खास बात के तौर पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आज की खास बात में ये चीज है कि भाई देखो, फसल के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये एक कला है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के चक्कर में अगर मुर्गी की खाद इतनी इतनी डालनी है तो इतना बड़ा डाल देते हैं, क्योंकि भाई सस्ते में मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि भाई कितना देने पर कितना कंट्रोल होगा, ये अनुभव की सहायता से ये जाना जाता है। आपके यहाँ एरिया का माइक्रो क्लाइमेट कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। अभी आप कहोगे यार तू क्यों नहीं बताता, तो सिंपल वाली बात है यार, अगर आप कोई नदी के किनारे का खेत है तो वहां पे अलग डोज लगेगा, और अगर आप कोई ड्राई एरिया में रह रहे हो तो उधर अलग डोज लगेगा, इसलिए डोज फिक्स नहीं है। और साथ ही साथ आज की खास बात में मैं एक बताने देना चाहता हूँ, ये तो किया आपने फसल का बाहरी, मतलब बाहर से टेम्परेचर आपने क्या किया है, कंट्रोल किया है, मतलब पौधे के अंदर का टेम्परेचर अलग होता है और बाहर का माइक्रो क्लाइमेट अलग होता है। तो अगर आप चाहते हो यार दिल से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आ जाए, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हुए 10,000 लाइक जल्द से जल्द लाइए, इतनी मेहनत तो आप कीजिए,
हम आपके लिए वीडियो तुरंत ला के रख देंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और महत्वपूर्ण है। अगर आपको दिल से इम्पोर्टेंट लगता है तो शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार इम्पोर्टेंट है तो बना क्यों नहीं देता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कंपनियों का काम नहीं करते, हम सिर्फ आपका काम करते हैं। तो ये भी आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये इसी आशा रखते हुए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।